फ्रेंड्स, अब हम एक नया टॉपिक देखेंगे। वो टॉपिक है फॉरेस्ट सॉइल के बारे में, यानी कि जंगल में जो मिट्टी है, मिट्टी के बारे में। मिट्टी के में क्या क्या कौन कौन से कारक होते हैं, किस किस तरह से मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हम आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। तो हम अभी देखते हैं सॉइल के बारे में। तो सॉइल जो है या मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, ये एक्चुअली क्या है, इसको बोला जाता है कि ये एक मीडियम है ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो ये एक पौधे के लिए ग्रोथ का ये एक मीडियम होता है, मतलब एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ पर पौधा ग्रो करता है। तो ये एक नेचुरल बॉडी है, सॉइल को बोला गया है ये एक नेचुरल बॉडी है। और कैसा बॉडी है? डायनामिक बॉडी है। डायनामिक इसलिए शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है, मतलब इसमें परिवर्तन आता रहता है, इसमें चेंज आता रहता है। और इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इन डिफरेंट होराइजन्स, मतलब इसको जब हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि ये अलग अलग इसमें अगर हम इसको खोदें मिट्टी को तो देखें उसमें अलग अलग लेयर्स, अलग अलग तरह के मिट्टियों की लेयर मिलेगी। इसका जो भौतिक और रासायनिक और बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग होती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टी अलग, मतलब इसमें जो कण पाए जाते हैं मिट्टी में, वो अलग अलग तरह के मिट्टी में अलग अलग तरह के कण मिलते हैं। उनका आकार, रूप और आकार अलग अलग होता है। केमिकल यानी कि जो रासायनिक तत्व मिलते हैं वो अलग अलग मिट्टी में अलग अलग मिलते हैं। और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग, मतलब इसमें अलग अलग तरह के प्राणी या सूक्ष्म जीव जो है उनका पॉपुलेशन अलग अलग होता है। अलग अलग मिट्टी में अलग अलग तरह के पौधे या जंतु मिलते हैं। और जिस मटेरियल से ये बनते हैं उसको पेरेंट मटेरियल कहा जाता है। तो अलग अलग मिट्टी का पेरेंट मटेरियल अलग अलग तरह का होता है। तो अलग चीज़ पेरेंट मटेरियल से अलग तरह की मिट्टी का विकास होता है। तो इसको डायनामिक कहा गया है क्योंकि इसमें समय के साथ लगातार इसका जो फिज़िकल और केमिकल और बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें लगातार चेंज आते रहते हैं, इसलिए मिट्टी को एक डायनामिक बॉडी कहा गया है। तो अगर हम जंगल का सॉइल और कल्टीवेटेड सॉइल की बात करें, दोनों की तुलना करें, तो जंगल की जो मिट्टी होती है वो नेचुरली अपने आप मिट्टी नॉर्मली पत्थर से ही बनती है, उसके अपरदन से बनती है। तो पत्थर से ही ये धीरे धीरे नेचुरली तरीके से ये बनती है। जबकि जो कल्टीवेटेड सॉइल है इसमें ह्यूमन एक्टिविटी बहुत सारी होती रहती है। इसमें जंगल की जो मिट्टी है उसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक तत्वों की मात्रा बहुत होती है, क्योंकि इसमें कई सारे पेड़ पौधे उनकी पत्तियां वगैरह गिरती रहती है। बहुत सारे जीव जंतु का उनका भी जब डेथ होता है तो उनका शरीर भी वहीं पर सड़ गल करके मिट्टी में मिलता रहता है। तो ऑर्गेनिक तत्वों की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। जबकि खेती में ऐसा नहीं है, इसमें ऑर्गेनिक तत्व कम पाया जाता है। इसमें साधारणतः पूरे जंगल में जो नमी होती है मिट्टी में वो लगभग यूनिफॉर्म एक जैसी होती है। लेकिन इसमें जो कल्टीवेटेड जो खेती वाली ज़मीन है इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो नमी आती है वो इरिगेशन यानी कि सिंचाई के पानी से ही आती है। और हवा, ये चूँकि खुला है, ज़मीन पूरा खुला है, तो ये जल्दी उड़ भी जाता है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जो जंगल की जो मिट्टी होती है उसका टेम्परेचर, क्योंकि वो पेड़ पौधों से ढका होता है, तो उसकी तापमात्रा साधारणतः कम होती है। जबकि यहाँ पे ये खुली होती है तो इसमें सूरज की गर्मी डायरेक्ट पड़ती है, तो ये ज़्यादा गर्म रहती है साधारणतः। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग की अगर हम बात करें, यानी पोषक तत्वों का ज़मीन से पेड़ पौधों में, जानवरों में जाना और वापस आना, उसकी अगर बात करें, डिकम्पोजिशन माने कि उसकी विघटन की बात करें, ऑर्गेनिक एसिड बनना, लीचिंग मतलब जो तत्व उसमें बनते हैं या रिलीज़ होते हैं वो ज़मीन के अंदर उनका जाना, ये सब चीज़ें जो है ये एक्टिविटीज़ फॉरेस्ट सॉइल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जबकि यहाँ पर ये कंपैरेटिवली कम मिलती है। अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो चूँकि इसमें नेचुरल रिसाइकलिंग होता रहता है, तो इसमें साधारणतः जो पोषक तत्व हैं और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो नॉर्मली उनकी डिमांड यहाँ कम होती है, यानी कि ये ज़्यादा मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं, तो इनकी डिमांड बाहर से और अलग नहीं होती है। जबकि जो कल्टीवेटेड सॉइल है यहाँ पर पोषक तत्वों की मात्रा और ऑर्गेनिक मैटर की भी मात्रा, दोनों का डिमांड हाई है। इसमें कम मात्रा में ये पाए जाते हैं, क्योंकि जो मिलते हैं वो जो हम फसल लगाते हैं उनके द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है और नेचुरल रिसाइकलिंग कम हो रहा है, तो इसको बाहर से डालना पड़ता है।
और फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो जंगल की मिट्टी में ये सारी फिज़िकल प्रॉपर्टी वो सब अच्छे रहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, फिज़िकल प्रॉपर्टी। जबकि इसमें अगर इसकी तुलना में अगर बात करें कल्टीवेटेड सॉइल की तो ये इतना अच्छा नहीं होता है। तो ये दोनों का जंगल की मिट्टी और जो कल्टीवेटेड सॉइल है उनका एक कंपैरिजन है। तो इसमें जो मेजर पॉइंट है ध्यान रखने लायक वो ये कि ऑर्गेनिक मैटर इनमें नॉर्मली हाई होता है और इसमें ऑर्गेनिक मैटर लो होता है। तो कार्बन के तत्व तो इसमें ज़्यादा पाए जाएंगे। और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग वर्क की हम बात करें तो ये रिसाइकलिंग डिकम्पोजिशन ये जंगल की मिट्टी में ज़्यादा अच्छा होता है, जबकि इसमें इतना अच्छा ये नहीं होता है। और प्रॉपर्टीज़, केमिकल, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उस हिसाब से भी जंगल की जो मिट्टी है वो ज़्यादा अच्छी होती है। मिट्टी की अगर हम बात करें ओवरऑल तो मिट्टी में 3 तरह की अवस्थाएं पाई जाती है। एक तो है सॉलिड फेज़। सॉलिड फेज़ यानी कि उस मिट्टी में जो पार्टिकल्स, जो कण पाए जाते हैं, मिट्टी के जो कण हैं उनको, वो सॉलिड फेज़ है, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है पेड़ पौधे को, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मतलब उसको खड़े रहने में मदद करता है। और जिसमें कि अलग अलग पोषक तत्वों, मिनरल्स, सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक मैटर ये सब पाए जाते हैं। तो जो इसका सॉलिड वाला हिस्सा है, जो ऑर्गेनिक सॉइल है, और ऑर्गेनिक सॉइल में जो है नॉर्मली 20% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, जबकि मिनरल सॉइल में ये ऑर्गेनिक मैटर 5% से कम होता है। दूसरा जो मिट्टी में जो अवस्था पाई जाती है वो है लिक्विड फेज़। मिट्टी के अगर हम ओवरऑल देखें तो मिट्टी में सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं, कण भी हैं, कुछ उसमें द्रव अवस्था में भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं और गैस अवस्था में भी पाई जाती हैं। तो जो लिक्विड फेज़ है ये टोटल मिट्टी का जो वॉल्यूम है उसका करीब 1/4 हिस्सा जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। और ये लिक्विड क्या रहता है, मेनली ये पानी रहता है जो कि पेड़ पौधों को वाटर सप्लाई करता है। तो और उसके साथ में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पानी में घुले हुए तत्व हैं, घुलनशील तत्व हैं, वो पेड़ पौधों को दिए जाते हैं। और इसके अलावा जो तीसरी अवस्था मिट्टी के अंदर पाई जाती है वो कि गैस की अवस्था, जो कि मिट्टी में जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं, दाने होते हैं, उनके बीच बीच में थोड़ा सा खाली जगह होता है। जैसे अगर ये एक पार्टिकल है, एक दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, तो बीच बीच में जो है इनके बीच में थोड़े से खाली जगह होते हैं जिनको कि हम पोर्स कहते हैं। मिट्टी के पोर्स इसको कहा जाता है, रंध्र बोलते हैं। तो वहाँ पर हवा भरी रहती है। तो जहाँ पे नॉर्मली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो हवा में जो गैस होते हैं वही मिलते, कार्बन डाइऑक्साइड, यही सब मिलते हैं। पर नॉर्मली अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की बात करें तो मिट्टी के अंदर भी लगभग उनकी उतनी ही मात्रा रहती है जितनी कि हवा में पाई जाती है। जैसे हवा में लगभग 75 से 78% नाइट्रोजन है, तो मिट्टी के अंदर जो हवा होगी उसमें भी उतना ही करीब नाइट्रोजन होता है। और ऑक्सीजन जैसे 16% है बाहर में एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ भी लगभग उतना ही रहता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिट्टी के अंदर पाई जाती है। ऐसा इसलिए कि मिट्टी में जड़ें होती हैं, पौधों की जड़ें होती हैं, जहाँ पर शोषण होता है और शोषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिट्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, बशर्ते कि अगर हम हवा की कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो। और इसके अलावा जो मिट्टी में पाए जाते हैं वो मिनरल्स पाए जाते हैं, जो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, जो अलग अलग तत्व हैं वो पाए जाते हैं। और वो कभी कभी किसी घुलनशील किसी दूसरे तत्वों के साथ संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, कभी कभी फ्री भी पाए जाते हैं, सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर वो पाए जाते हैं। तो मिट्टी में अगर हम बात करें तो मिट्टी में मेनली एक सॉलिड अवस्था रहती है, एक कुछ लिक्विड पार्ट होता है और कुछ गैसवस अवस्था भी पाई जाती है। सॉइल में ऑर्गेनिक, कार्बनिक तत्व पाए जाते हैं जो कि ऑर्गेनिक सॉइल में ज़्यादा होते हैं और इनऑर्गेनिक में कम होते हैं। और इसके अलावा जो गैस है उसमें वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस उसमें पाए जाते हैं। तो मिट्टी जो है वो साधारणतः पत्थर से ही बनती है। पत्थर, जो रॉक जिसको हम बोलते हैं, उसके ही ब्रेकडाउन से मिट्टी का, अलग अलग तरह के मिट्टी का निर्माण होता है। तो पत्थर की जो स्टडी है उसको हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। तो पेट्रोलॉजी जो है वो बोला जाता है स्टडी ऑफ रॉक्स के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको पेट्रोलॉजी बोला जाता है। उसमें ये स्टडी किया जाता है कैसे मिट्टी का फॉर्मेशन वगैरह होता है।
तो रॉक्स जो है जो पत्थर है वो नॉर्मली 3 तरह के होते हैं, एक इग्नियस रॉक, एक सेडिमेंट्री रॉक और एक मेटामॉर्फिक रॉक। तो इग्नियस रॉक वो रॉक होता है जो कि साधारणतः लावा से बनता है। जब कहीं पर ज्वालामुखी फटता है तो जो लावा बह के निकलता है वो जब ठंडा होकर पत्थर जैसा जब हार्ड हो जाता है तो वो जो पत्थर होता है उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। तो इसलिए ये सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा बोला गया है। जो मैग्मा या लावा होता है जो लिक्विड की अवस्था में रहता है वो जब ठंडा होकर जब जम जाता है तो वो जो पत्थर होता है उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। दूसरा सेडिमेंट्री रॉक होता है। ये सेडिमेंट्री रॉक वो ऐसा पत्थर होता है जो कि दूसरी जगह से पानी के साथ या हवा के साथ लाए गए कण के एक जगह जमा होने से फिर उनके सॉलिडिफाई होने से जो पत्थर बनता है उसको मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स बोला जाता है। तो इसमें नॉर्मली उस तरह के चीज़ों की मात्रा ज़्यादा होती है जो पानी में घुलनशील होते हैं। तो पानी में एक जगह से घुलते हैं, पानी के साथ वो बह बह के आते हैं, कहीं पर तलहट्टी में जमा होते होते वहाँ जम के पत्थर का आकार ले लेते हैं। तो वैसे को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तो चूँकि ये सेडिमेंट यानी कि सतह जिसको हम बोल सकते हैं, चूँकि ये पानी के साथ या हवा के साथ बह के आते हैं तो ऐसे ऐसे लेयर में जमा होते हैं। तो इस ऐसे पत्थर को अगर हम देखें उसके अंदर तो हमको अलग अलग ऐसी चीज़ सतह में परत दिखाई देगी इसमें। और तीसरा जो है मेटामॉर्फिक रॉक होता है। मेटामॉर्फिक जो कि इन पत्थरों में परिवर्तन होने से बनता है। समय के साथ धूप पड़ती है, मिट्टी हवा होती है, बारिश पड़ती है और अलग अलग हवा में जो ऑर्गेनिक तत्व होते हैं उनके साथ प्रतिक्रियाएं होती है, होके पत्थरों में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। तो उससे जो पत्थर बनता है उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो ये कोई भी जो है 2 साल 5-10 साल में होने वाला प्रोसेस नहीं है, इसे हज़ारों साल से ये प्रोसेस होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको पेडोजेनेसिस बोला जाता है। तो पेडोजेनेसिस जो है वो सॉइल फॉर्मेशन को बोला जाता है। तो सॉइल फॉर्मेशन बेसिकली इन पत्थरों से 2 प्रोसेस में होता है। एक जिसको हम बोलते हैं विदरिंग मतलब उसका टूट फूट, डिसइंटीग्रेशन, डिकम्पोजिशन। डिसइंटीग्रेशन में टूटना बिखरना और डिकम्पोजिशन उसमें रासायनिक प्रतिक्रियाएं होने से, और रॉक्स एंड मिनरल्स का उसमें फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल चेंजेस होना। इस तरह का डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, उसमें फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस अलग अलग प्रोसेसेस उसके ऊपर होती हैं। फिजिकल प्रोसेस जैसे पत्थर के ऊपर गर्मी पड़ती है, फिर दिन में सूरज की तेज़ किरण पड़ती है तो गर्म होता है, फिर रात को ठंडा होता है, गर्म होता है, ठंडा होता है। ऐसा करके धीरे धीरे उनमें क्रैक डेवलप होता है। फिर उसके अंदर बारिश का पानी गिरता है और उस ऑर्गेनिक हवा में जो गैसेस होती हैं वो पानी के साथ रिएक्शन होकर, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है तो सल्फ्यूरिक एसिड में बदलता है, ये उसके ऊपर रिएक्शन करता है। तो और उसके अलावा उसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एनिमल्स के एक्सक्रीटा या रूट्स ग्रो करने लगते हैं जहाँ पे कहीं पत्थरों में जहाँ जगह होता है वहाँ पे जड़ फैलने लगते हैं, तो उनके दबाव से भी पत्थर टूटते हैं। तो ये बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल बहुत इस तरह सारी एक्टिविटियों से धीरे धीरे पत्थर के ऊपर एक्शन होता रहता है और धीरे धीरे वो फिर मिट्टी में बदलते हैं। तो मिट्टी में बदलने का मेन 2 तरीका है। एक तो ये विदरिंग, इनका डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन, और फिर होता है डेवलपमेंट ऑफ सॉइल। एक बार जब वो छोटे कण में बदल जाए फिर उसमें और परिवर्तन होता है, होके सॉइल का निर्माण होता है। तो जो मिट्टी के बनने में, पत्थर से मिट्टी बनने में जो फैक्टर्स हैं जो कि उसके ऊपर काम करते हैं, एक तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड। जो सूरज की से उनको गर्मी मिलती है, उस गर्मी से वो पत्थर फैलता है, सिकुड़ता है, ठंडा गर्म होकर टूटता है। रेनफॉल, बारिश से पानी उसके अंदर जाता है। हवा से, हवा के कणों से बार बार पत्थर के ऊपर से रगड़ चलने से वो पत्थर थोड़ा घिसता रहता है। वेजिटेशंस, जो कि पेड़ पौधे उगाते हैं पथरीली ज़मीनों पर, तो उनके जड़ें पत्थर के अंदर जाती हैं, जहाँ पे क्रैक होता है वहाँ से अंदर जाती है, उसको और तोड़ती है। उनसे कुछ केमिकल्स भी निकलते रहते हैं, वो भी पत्थरों के में जो तत्व हैं उसके ऊपर काम करते हैं। और इसके अलावा माइक्रोब्स हैं, एनिमल्स हैं जैसे वर्म्स, रोडेंट्स, चूहे वगैरह जो कि अंदर घर बनाते हैं, तो वहाँ पे उनको तोड़ते हैं, उसको फैलाते हैं पत्थर को।
तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि पत्थर के ऊपर काम करते हैं और उनको मिट्टी में समय के साथ बदलते हैं। फिर मैंने पहले भी जैसा आपको कहा कि ये कोई 2, 4, 5 साल, 10 साल, 20 साल में होने वाला प्रोसेस नहीं है, इसमें हज़ारों साल लगते हैं। और पेरेंट मटेरियल यानी कि जिससे पत्थर बनता है वो उसके ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे अगर पत्थर में चूना पत्थर की मात्रा ज़्यादा है, लाइमस्टोन की मात्रा ज़्यादा है, तो वो जल्दी टूट के बिखरता है, क्योंकि उसके ऊपर पानी का एक्शन है, गर्मी का एक्शन वो उसके ऊपर जल्दी होता है। तो पेरेंट मटेरियल के ऊपर भी निर्भर करेगा कि कितना जल्दी पत्थर से मिट्टी का फॉर्मेशन होगा। और टोपोग्राफी वहाँ की कैसी है, मतलब उस जगह का वो कैसा है। अगर वहाँ पे पानी वानी सब रुकता है तो ज़्यादा एक्शन होगा नेचुरली, अगर पानी नहीं रुकता है तो एक्शन कम होगा। तो वहाँ की जो टोपोग्राफी है, यानी कि जो वहाँ मिट्टी की सतह है वो किस टाइप की, अनइवन है या इस तरह का है या समान टाइप का है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है टाइम। समय के साथ धीरे धीरे ये प्रतिक्रियाएं चलती रहती है, एक्शंस चलते रहते हैं और धीरे धीरे पत्थर जो है घिसता रहता है और उसमें परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होता रहता है और धीरे धीरे वो मिट्टी में बदलता है। जब हम मिट्टी को देखते हैं तो मिट्टी का अलग उसके गुणों का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक तो सॉइल कलर, मिट्टी का कलर कैसा होता है। तो मिट्टी में एक टाइटेनिक ऑक्साइड और ह्यूमस अगर ज़्यादा है तो मिट्टी को ब्लैक कलर देता है। तो किसी मिट्टी में अगर ब्लैक कलर ज़्यादा है तो उसमें ह्यूमस यानी कि जो पेड़ पौधों से मिलने वाले तत्व, उनकी पत्तियां वगैरह, ऑर्गेनिक तत्व वगैरह ये सब ज़्यादा है, या टाइटेनिक ऑक्साइड ज़्यादा है तो ब्लैक कलर देता है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा अगर मिट्टी में ज़्यादा है तो उससे थोड़ा सा रेडिश कलर आता है। और ऑर्गेनिक मैटर अगर ज़्यादा है मिट्टी में तो मिट्टी का कलर डार्क हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन उसमें किस तरह की चीज़ें हैं, उसके आधार पर। तो नॉर्मली अगर आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर ऑर्गेनिक तत्वों की मात्रा ज़्यादा है या ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा है तो मिट्टी का कलर हमेशा डार्क होगा। तो इसलिए जंगल की मिट्टी अगर हम देखेंगे जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हैं वहाँ की मिट्टी का कलर हमेशा थोड़ा डार्क होता है। टेक्सचर मतलब मिट्टी का टेक्सचर मतलब जो अगर उसको छूते हैं तो वो मिट्टी किस प्रकार की है, तो वो निर्भर करता है कि उसके अंदर मिट्टी में सैंड, सिल्ट और क्ले, इनकी मात्रा मिट्टी में कितनी है, उसके ऊपर मिट्टी का टेक्सचर अलग अलग होता है। सैंड, सिल्ट और क्ले जो है ये मिट्टी में पाए जाने वाले कण हैं। जो मिट्टी के कण हैं वो 3 तरह के नॉर्मली होते हैं। एक होता है सैंड जो कि बालू, जिसको रेती हम कहते हैं, दूसरा सिल्ट और तीसरा क्ले। तो मिट्टी में मेनली इन 3 तरह के कण पाए जाते हैं और इनकी मात्रा, इनका अलग अलग रेशियो में कहीं पर सैंड जिसमें ज़्यादा है तो सैंडी सॉइल होगी, जहाँ पे क्ले की मात्रा ज़्यादा है तो क्लेई सॉइल होगी। तो इन्हीं के अलग अलग प्रोपोर्शन के ऊपर निर्भर करता है कि मिट्टी किस तरह की होगी। तो इसके अलावा जो मिट्टी के और दूसरे प्रॉपर्टीज़ देखा जाता है वो है उसका स्ट्रक्चर, उसकी डेंसिटी मतलब घनत्व, पोरोसिटी मतलब उसमें मिट्टी में पोर स्पेस कितना ज़्यादा है, उसमें खाली जगह कितना है। अगर पोर स्पेस ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे हवा वगैरह ज़्यादा उसमें अंदर जा सकता है, और जब पानी गिरेगा तो पानी भी उसके अंदर जा सकता है। अगर पोर स्पेस नहीं होगा तो उसमें हवा और पानी के लिए जगह कम रहती है। इसके अलावा मिट्टी का टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर है, कम है, या मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर माने पानी की मात्रा कितनी है, ये सब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली मिट्टी में ये सब चीज़ें, इनका अध्ययन किया जाता है। मिट्टी की डेंसिटी यानी कि उसका घनत्व, तो अगर छोटे पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स का साइज़ नॉर्मली सबसे छोटा होता है, इसको हम देखेंगे अभी। तो अगर ये ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और सैंड अगर रहेगा तो उसकी डेंसिटी कम होती है। अगर सैंड, मिट्टी में सैंड का पोर्शन ज़्यादा है तो उसमें पोरोसिटी ज़्यादा होती है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी कि मिट्टी में पानी ठहरता नहीं है। लेकिन अगर क्ले का पोर्शन ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा पानी उसमें ठहर सकता है। तो ये नॉर्मली ये सब जो मिट्टी की प्रॉपर्टीज़ हैं, पोरोसिटी, टेम्परेचर, ये सब इनके ऊपर ही मेनली निर्भर करता है। ये अगर आप एक देखें तो अगर आप, ये एक तुलनात्मक चित्र है। ये अगर सैंड यानी कि सैंड का जो कण है, सैंड का कण अगर इतना बड़ा है
तो सिल्ट का कण उसके मुकाबले में इतना बड़ा होता है और क्ले का जो कण है वो इतना बड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक सैंड के कण के तुलना में जो क्ले का कण है उसका आकार कितना छोटा होता है। तो इसका साइज़ जो है लेस देन 0.02 मिलीमीटर होता है, यानी इसका जो डायमीटर है इससे भी कम होता है। जबकि बालू के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका डायमीटर 2 मिलीमीटर के आसपास होता है और सिल्ट का 0.5 से 0.002 और ये 0.002 से भी छोटा होता है। तो ये मेनली मिट्टी में ये 3 तरह के पार्टिकल्स पाया जाता है। तो नेचुरली आप देखेंगे सैंड का पार्टिकल बहुत बड़ा होता है, तो जहाँ पे सैंड के पार्टिकल ज़्यादा होंगे उनके वो जैसे बड़ा अगर है तो इसके बीच में जो है ना जगह भी नॉर्मली ज़्यादा होगा, इसके बीच का जो पोर स्पेस वो ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे हवा पानी वगैरह ज़्यादा उसके अंदर से पार हो जा सकता है। लेकिन अगर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो बिल्कुल सटे रहेंगे और उनके बीच में जो है पोर स्पेस बहुत कम रहता है, तो वहाँ से लॉस होने का, पानी का नीचे बह जाने का चांस जो है उसमें कम हो जाता है। तो जिस मिट्टी में क्ले ज़्यादा होगा उसमें पोर स्पेस वगैरह कम होगा और उसमें मिट्टी जो है मिट्टी से पानी के बह के जाने का संभावना बहुत कम रहता है। जबकि बड़ा अगर सैंड वाले पार्टिकल होंगे, बड़े बड़े पार्टिकल होंगे, तो उसके बीच बीच में जगह बहुत होगा, तो वहाँ नॉर्मली पानी बह के निकल जाता है, पानी के रुकने की संभावना वहाँ पे कम रहती है। तो ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये दिखाया गया है कि जब सैंड, सिल्ट, क्ले किसकी मात्रा कितनी हो तो मिट्टी कैसी रहती है। तो जैसे अगर क्ले का परसेंटेज बढ़ रहा है तो जहाँ 100% क्ले हो गया है तो वो मिट्टी जो है वो मतलब 40% से ज़्यादा, अगर 40-50% से ज़्यादा हो गया है 60% के आसपास, तो वो मिट्टी जो है वो क्लेई सॉइल हो गया है। क्ले का परसेंटेज ज़्यादा हो गया तो वो क्लेई सॉइल उसको बोलते हैं हम। इसी तरह से अगर सैंड की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो उसको सैंडी सॉइल बोलते हैं। उसमें थोड़ा अगर क्ले की मात्रा बढ़ेगी तो फिर उसको सैंडी लोम बोलते हैं या सैंडी क्लेई लोम बोलते हैं। फिर इधर सिल्ट की मात्रा भी अगर बढ़ रही है, अगर 100% सिल्ट हो गया तो सिल्टी सॉइल हो गया है, और अगर इसका मात्रा भी थोड़ा कम है और सैंड की मात्रा भी उसमें बढ़ रही है तो फिर सिल्टी लोम। तो इसमें हम देखेंगे कि लोम वाला जो सॉइल है ना, जहाँ पर ये भी और ये भी तीनों की मात्रा जहाँ पे लगभग बराबर है, उसको हम लोम, या थोड़ा क्ले ज़्यादा है तो क्ले लोम उसको बोलते हैं। तो इस तरह की जो मिट्टी है, लोम वाली सॉइल या क्ले लोम, ये साधारणतः बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है। और इसके अलावा अगर किधर भी जाएंगे तो या तो सिल्ट की मात्रा ज़्यादा है या क्ले की मात्रा ज़्यादा है, तो अलग अलग होता है। पर इस तरह की मिट्टी जो है साधारणतः खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। जहाँ पे तीनों का मिश्रण है तो लोम या क्लेई लोम है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जब हम सॉइल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि मिट्टी एसिडिक है या एल्कलाइन है, यानी कि मिट्टी जो है अम्लीय है या क्षारीय है। तो उसके अलावा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखी जाती है, मतलब कि उसमें करंट कैसा पास होता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अगर आप फिज़िक्स को याद करेंगे तो जहाँ पे आयंस ज़्यादा होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास होगा। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर उसमें आयंस ज़्यादा हैं मिट्टी में तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो और फिर आयन एक्सचेंज भी देखा जाता है, यानी कि आयन एक्सचेंज यानी कि सोडियम और पोटेशियम आयंस जो मिट्टी में पाए जाते हैं, या जिंक या कैल्शियम आयंस जो पाए जाते हैं, वो कितना फ्रीली अवेलेबल है प्लांट्स के लिए, तो उसकी आयन एक्सचेंज बोलेंगे कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी है। तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो नॉर्मली हम देखते हैं कि मिट्टी कैसी है, मिट्टी न्यूट्रल मिट्टी है या एसिडिक है या एल्कलाइन है, यानी अम्लीय है, क्षारीय है या न्यूट्रल है मिट्टी। इसके अलावा मिट्टी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है और उसमें आयन एक्सचेंज कैपेसिटी मिट्टी में है या नहीं है। अगर आयन एक्सचेंज कैपेसिटी है तो मतलब मिट्टी में तत्व अवेलेबल है, और अगर आयन एक्सचेंज नहीं है मतलब सारे तत्व जो हैं वो फ्री फॉर्म में नहीं है, उनको प्लांट इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उन्होंने सॉइल का क्लासिफिकेशन, एक वर्गीकरण किया है जिसमें सॉइल को करीब 12 ऑर्डर्स में उन्होंने बांटा है। अलग 12 ऑर्डर्स की बात वो करते हैं, जिनका नाम जैसे ऑक्सीसोल, वाटीसोल। तो ये अगर पीछे में सोल लगा हुआ है
तो ये सोल अगर ऐसा लिख के आ रहा है इसका मतलब वो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन है। तो वो किसके आधार पर, सोल्स किसके आधार पर इसने किया क्लासिफिकेशन, तो यूएसडीए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसको बोलते हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन का मेथड है जिसमें वो सोल्स यूज़ करते हैं। तो एल्फीसॉल, वर्टिसॉल, ऑक्सीसॉल, इस तरह से 12 अलग अलग मिट्टी के प्रकार उन्होंने बोला है। सॉइल की फर्टिलिटी की जब हम बात करते हैं कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता जिसको हम बोलते हैं, वो क्या बोलता है कि एबिलिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। जब प्लांट का ग्रोथ हो रहा होता है तो उसको एसेंशियल आवश्यक जो पोषक तत्व हैं उनको पूर्ति करने की क्षमता मिट्टी में कितनी है। अगर मिट्टी में है अच्छा है तो उसको हम बोलते हैं सॉइल फर्टाइल है, और अगर मिट्टी में पोषक तत्वों को देने की क्षमता नहीं है तो हम बोल देंगे मिट्टी जो है अच्छी मिट्टी नहीं है। तो ये नॉर्मली मिट्टी के फर्टिलिटी की बात कर रहा है। और जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो केमिकल में हम एसिडिक है, अल्कलाइन है, ये देखते हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को देखते हैं, और आयन एक्सचेंज की कैपेसिटी कितनी है मिट्टी में, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो मिट्टी में जो पोषक तत्व, जैसा कि बोल रहा है कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता तभी अच्छी मानी जाती है जब वो पोषक तत्वों को सप्लाई कर पा रहा है। तो कौन से पोषक तत्व हैं जब वो मिट्टी से हमको मिलते हैं या पौधों को मिलते हैं, पौधों को कंप्लीट जिनको चाहिए, तो उनको एसेंशियल एलिमेंट कहा गया है। तो एसेंशियल एलिमेंट मतलब ऐसे तत्व हैं जिसकी की ज़रूरत पौधे को अपना जीवन काल सक्सेसफुली पूरा करने के लिए चाहिए ही चाहिए। मतलब अगर वो नहीं मिलेगा तो पौधे का जीवन चक्र जो है वो ठीक से पूरा नहीं होगा, मतलब पौधा अपना जीवन पूरा नहीं कर पाएगा। जीवन पूरा करने का मतलब है कि जो बीज से शुरुआत होती है, फिर पौधा होता है, फिर पेड़ बनता है, फिर उसमें फ्लावर आते हैं, फिर उसमें फिर से फल लगते हैं, फूल लगेंगे, फल लगेंगे, फिर से उस बीज गिरेगा, फिर उसमें से नया पेड़ उगेगा। तो ये जीवन चक्र जो है, ये अगर एसेंशियल एलिमेंट्स की कमी हो तो ये जीवन चक्र पूरा नहीं हो पाता है। तो एसेंशियल एलिमेंट्स कौन हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक है मैक्रो एलिमेंट और मेजर एलिमेंट, और दूसरा है माइनर और माइक्रो एलिमेंट्स। तो नेचुरली जो माइनर या माइक्रो एलिमेंट है वो बहुत कम मात्रा में उनकी आवश्यकता होती है, माइक्रोग्राम में उनकी आवश्यकता होती है, और इनकी जो है ग्राम्स में आवश्यकता होती है। तो ये मैक्रो या मेजर एलिमेंट्स हैं। तो ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र। तो ये 9 जो तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र, ये मेजर एलिमेंट्स माने जाते हैं, यानी कि इनकी ज़्यादा मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है, ग्राम्स में साधारणतः इनकी आवश्यकता होती है। और जो माइनर एलिमेंट उनको बोला जाता है जिनकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, जो सूक्ष्म तत्व इसको हम बोल सकते हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, कॉपर है, बोरॉन है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, सोडियम है, और आपका वेनेडियम है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, निकेल है। ये सब तत्व जो है इनकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में पौधों को होती है। तो इनको माइक्रो एलिमेंट्स या माइनर एलिमेंट्स बोला जाता है, और ये मेजर और या मैक्रो एलिमेंट्स है। पर ये जो है सारे एसेंशियल एलिमेंट्स है, इनकी अगर पौधे में कमी होती है तो उनके जीवन चक्र पर असर पड़ता है, उनका जीवन चक्र ठीक से पूरा नहीं हो पाता है। तो ये जो तत्व पाए जाते हैं मिट्टी में, इन तत्वों की आवश्यकता पौधों को होती है अपने जीवन काल में। तो ये तत्व पौधों के द्वारा मिट्टी से लिए जाते हैं और फिर मिट्टी में वापस भी आते हैं। तो ये तत्व जो है नॉर्मली एक चक्र के तौर पे चलते हैं, इनका जो मिट्टी से पौधे में जाना और वापस आना। तो उनको अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग साइकिल चक्र नाम दिया गया है। जैसे कार्बन के लिए कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल। ये एक कार्बन साइकिल का उदाहरण है कि कार्बन साइकिल कैसे कार्बन का जो है ट्रांसफ़र अलग अलग स्टेज में होता रहता है। तो नॉर्मली सनलाइट के प्रेजेंस में जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उसको फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधा अपने अंदर लेता है। पौधे के अंदर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन जो है इस तरह से हवा में जो कार्बन है वो हवा से पौधे के अंदर आता है। जब पौधे का डेथ होता है तो
उसका पौधा जो ज़मीन में जैसे जैसे वो सड़ता है तो ये उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि वो टूटते हैं। जब टूटते हैं तो वहाँ से कार्बन वापस मिट्टी में जाता है। इसके अलावा इन पौधों को एनिमल्स के द्वारा भोजन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो वही कार्बन जो हवा में था, जो कि अब फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे में आ गया है, वो एनिमल के शरीर में भी जाता है। वहाँ पर इसका श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल के द्वारा छोड़ा जाता है, तो वो एटमॉस्फेयर में वापस जाता है। इसी तरह से पौधे के द्वारा भी रेस्पिरेशन के दौरान, श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, वो भी वापस जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर यहाँ से वापस जाता है, या एनिमल्स के थ्रू वापस जाता है, या इसका डिकम्पोजिशन होता है, उससे मिट्टी में वापस जाता है। और एनिमल्स के द्वारा, श्वसन के द्वारा भी ये एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है। इनका जब डिकम्पोजिशन होता है, जब मिट्टी के सतह पर ये सड़ते हैं, पौधे या जंतुओं का शरीर जब सड़ता है, तो उस समय भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि वापस एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जाता है। और इसके अलावा जो पौधों का, जंतुओं का शरीर ज़मीन के नीचे दब जाता है, और जो कि अल्टीमेटली ऑयल में परिवर्तित होता है या कोयले में परिवर्तित होता है, जिसको फॉसिल फ्यूल्स हम बोलते हैं, जब उनको जलाया जाता है तो वहाँ से भी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में लिया जाता है। और तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का जो प्रोसेस है वो पौधों के द्वारा ही किया जाता है, और इसके अलावा इन सब तरीके से ये वापस वातावरण में आता है। तो इस तरह से कार्बन का चक्र नेचर में चलता रहता है। और हम एक और दूसरा चक्र देखेंगे। इस तरह से नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं, तो नाइट्रोजन वातावरण में नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में मौजूद है। ये इसको फर्टिलाइज़र्स कंपनियों के द्वारा इसको खाद में बदला जाता है, और खाद में फिर ज़मीन में दिया जाता है, जिससे कि पौधा इसको लेता है। ये एक तरीका है। इसके अलावा वातावरण में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि इस नाइट्रोजन को, जो हवा में नाइट्रोजन गैस है, उसको इस अमोनिया के फॉर्म में बदलता है, और जिससे कि फिर अल्टीमेटली नाइट्रेट फॉर्म में चेंज होता है, जिससे कि पौधा इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो मेनली ये दो प्रोसेस के द्वारा नाइट्रोजन मिट्टी में आता है, फर्टिलाइज़र के द्वारा और एक नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा। और फिर इसको जो है ये पौधों के द्वारा इनका इस्तेमाल होता है, जो कि इसके अंदर अमीनो एसिड्स के फॉर्म में ये जमा होता है, या प्रोटीन्स के फॉर्म में जमा होता है। और इसका इस्तेमाल एनिमल्स के द्वारा भी किया जाता है। इसके अलावा जब एनिमल्स का डेथ होता है, तो ये पौधे जब एनिमल्स खाते हैं तो उनके शरीर में भी प्रोटीन्स का ट्रांसफ़र होता है। और इसके अलावा जब इनका डेथ होता है, तो डिकम्पोजिशन जब होता है, तो वहाँ पर भी ये रिलीज़ होता है, अमोनिया के फॉर्म में ये रिलीज़ होता है। और ये जो खाद के द्वारा जो नाइट्रेट दिया जाता है, उसका कुछ हिस्सा लीचिंग के द्वारा, यानी कि मिट्टी के अंदर बहते हुए वो पानी में भी जाता है, और उस पानी में फिर इसका इस्तेमाल मछलियों के द्वारा भी किया जाता है भोजन के तौर पे। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का चक्र जो है नेचर में इस तरीके से चलता है। फॉस्फोरस की अगर हम बात करें, तो फॉस्फोरस जो है, हालांकि इतना ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब मेनली फॉस्फोरस को रॉक से, मिनरल्स के द्वारा फर्टिलाइज़र के फॉर्म में बनाया जाता है, फैक्ट्री के फॉर्म में, जो पत्थरों में फॉस्फेट होता है, उसको लेके फैक्ट्री में उसको फर्टिलाइज़र में खाद के तौर पे बदला जाता है। और वहाँ से फिर जब उसको मिट्टी में डाला जाता है, तो मिट्टी में जो सॉलेबल फॉर्म में जो रहता है, यानी कि मिट्टी में जो घुलनशील फॉर्म में वो जब आता है, तो उसको फसलों के द्वारा उसको लिया जाता है, लेके अपने अंदर उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसी को जब हम देखते हैं, तो इस फसल को जब एनिमल के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, या क्रॉप में उसको हार्वेस्ट किया जाता है, तो इन दोनों तरीक़ों से ये फूड सिस्टम में आता है। एनिमल के माध्यम से या फसल के माध्यम से ये फूड सिस्टम में आता है, और वहाँ से ये एक्सक्रीटा के तौर पे या क्रॉप के रेसिड्यू के तौर पे ये वापस थोड़ा मिट्टी में जाता है,
और मिट्टी में जो कुछ इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं, खास करके फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया जो है उसको फिर से एनिमल्स के लिए फिर से प्लांट्स के लिए उसको अवेलेबल भी कराते हैं, और कुछ जो है वो इरोजन के द्वारा वो लॉस हो जाता है और लॉस होकर अल्टीमेटली नीचे अंदर पानी में जाता है। तो इस तरीके से मेनली फास्फोरस का चक्र चलता है। इसको जो पत्थरों में मिलता है उसके द्वारा फैक्ट्रियों में इसको फर्टिलाइज़र में बदला जाता है, और जो कि मिट्टी में आता है, मिट्टी में डाला जाता है, वहाँ से प्लांट्स के द्वारा इसको लिया जाता है, और फिर ये जब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं और इसको खाते हैं तो इस तरह से हमारे फूड सिस्टम में ये आता है। इस तरह से पौधों एनिमल्स के द्वारा जब इसको खाया जाता है तो उससे भी ये फूड सिस्टम में आता है, और वहाँ से जब उनकी डेथ होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, तो उसके माध्यम से ये फिर से मिट्टी में वापस आता है। तो इस तरह से नॉर्मली फास्फोरस का साइकिल चलता है, और कुछ हिस्सा इसका ज़मीन के अंदर माइक्रोब्स के द्वारा कन्वर्ट होके और लॉस होके अल्टीमेटली अंदर नीचे सरफेस वाटर में भी जाता है। तो इस तरीके से मेनली फास्फोरस का साइकिल नेचर में चलता है। अगर हम सल्फ़र साइकिल की बात करें, सल्फ़र की बात करें तो एटमॉस्फेयर में जो सल्फ़र मौजूद है वो सल्फ़र नॉर्मली सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में मौजूद होता है। तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है ये एक तो या तो फर्टिलाइज़र के द्वारा या फिर पानी के साथ में जब बारिश होती है उसके साथ में ये मिट्टी के अंदर आती है। एटमॉस्फेरिक जो डिपॉजिट होता है उसके माध्यम से भी आता है इस फॉर्म में, सल्फ़र के फॉर्म में। यहाँ से इसको प्लांट के द्वारा अपटेक किया जाता है, प्लांट के द्वारा अपटेक भी किया जाता है, और इसके अलावा जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो भी इसको एब्जॉर्ब करते हैं। और ये जो प्लांट के द्वारा जब इसको अपटेक किया जाता है तो प्लांट के द्वारा जब क्रॉप के अंदर आता है तो वहाँ से क्रॉप हार्वेस्ट के साथ ये फूड सिस्टम में आता है, और इसको एनिमल्स के द्वारा ग्रेजिंग भी किया जाता है, खाया भी जाता है, तो उससे ये एनिमल में ट्रांसफ़र होता है। और फिर एनिमल का जो रेसिड्यू होता है या उनका मैन्योर्स या गोबर जिसको हम बोलें, उस बायोसॉइल उसके फॉर्म में ये फिर से मिट्टी में वापस आता है। इसी तरह से जब प्लांट का डिकम्पोजिशन होता है, प्लांट का डेथ होता है, तो उसके डिकम्पोजिशन से ही प्लांट रेसिड्यू से भी फिर से ये मिट्टी में आता है। तो ये इस तरीके से ये एटमॉस्फेयर से मिट्टी में आना और यहाँ से फिर से प्लांट में अब्जॉर्ब होना, फिर वो एनिमल्स में जाना या वहाँ से अब्जॉर्ब होना, इस तरीके से ये एक तरीका है जिससे ये मिट्टी में आता जाता है। जब मिट्टी में ये आ गया है तो इसमें बैक्टीरिया भी, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं, और बैक्टीरिया के द्वारा इसका रिडक्शन होता है, तो उससे ये रिड्यूस सल्फ़र के फॉर्म में आता है, और जो कि वापस यहाँ एटमॉस्फेयर में भी जाता है वोलेटाइलेशन के फॉर्म में। और इसके अलावा जो मिट्टी में सल्फ़र है कुछ पानी के साथ भी रन ऑफ होके भी ये लीचिंग होके भी ये मिट्टी के अंदर नीचे पानी में जाता है। तो ये मेनली सल्फ़र का एक चक्र है कैसे। तो आप हर चक्र में जो मेजर चीज़ जो ध्यान आप देंगे उसमें यही है कि ये इसका सोर्स जो है नॉर्मली एक एटमॉस्फेयर में जो है, एटमॉस्फेयर में सल्फ़र है, वहाँ ये गैस फॉर्म में है, या नाइट्रोजन भी रहता है तो गैस फॉर्म में रहता है। वो आइदर किसी एटमॉस्फेयर के जो एजेंट्स हैं जैसे रेनफॉल के माध्यम से या फिर बैक्टीरिया वगैरह के माध्यम से ये मिट्टी में आते हैं, और फिर उसके द्वारा फिर ये लिविंग सिस्टम में एंटर होते हैं, और उनका फिर जब डिकम्पोजिशन होता है तो फिर ये वापस मिट्टी में आते हैं। तो नॉर्मली इस तरीके से इनका साइकिल जो है वो चलता रहता है। लेकिन अगर इसमें कहीं पर रुकावट आए तो रुकावट आने से या तो मिट्टी में मात्रा बढ़ेगी या फिर यहाँ पर मात्रा बढ़ेगी। तो जब मात्रा बढ़ेगी तो डिसबैलेंस क्रिएट होता है। तो नॉर्मली ये जो 3-4 साइकिल है ये मेन इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं जो कि नेचर में चलते हैं। बाकी और भी साइकिल्स हैं पर मेनली ये 3-4 साइकिल्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट साइकिल्स हैं। तो मिट्टी में अगर हम मिट्टी के प्रॉब्लम्स की बात करें कि मिट्टी में मेनली किस तरह का प्रॉब्लम्स उसमें पाया जाता है, तो एक तो ये देखा जाता है कि उसमें परमेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, यानी कि जो उसमें जो तत्व है पानी है वो जल्दी उसके नीचे नहीं जाता है।
उसको अगर हमको मैनेज करना है तो उसको ड्रेनेज मिट्टी का अगर सुधारें तो उससे सुधार कर सकते हैं। कॉन्टूर फार्मिंग एक तरीका है, जिस कॉन्टूर हम उनको बोलते हैं जो कि समान ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनको कॉन्टूर बोला जाता है। तो वहाँ फार्मिंग को उस कॉन्टूर के हिसाब से अगर हम फार्मिंग करें, या एप्लीकेशन ऑफ जिस मिट्टी में पानी का इन्फिल्ट्रेशन अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब वहाँ क्ले का परसेंटेज ज़्यादा है, तो वहाँ पर अगर हम सैंड को मिलाते हैं तो उस मिट्टी की क्वालिटी उससे सुधरती है। वहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योर्स डालने से या रीजन फरो सिस्टम करने से, तो ये सब सिस्टम करने से ये परमेबिलिटी का प्रॉब्लम या ड्रेनेज का प्रॉब्लम इसको हम सुधार सकते हैं। और अगर ऐसा है कि मिट्टी एक्सेसिवली परमेबल है तो वो कब वहाँ होगा जहाँ पे सैंड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा अगर सॉइल है, फॉरेस्ट का सॉइल हो या कल्टीवेशन वाला सॉइल हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी की सैंड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो है वो रुकते नहीं हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब जो पोषक तत्व हैं वो सब नीचे चले जाते हैं। तो उसको मैनेज अगर करना है तो कॉम्पैक्टिंग द फील्ड, उसमें पत्थर डाल करके या उसमें क्ले सॉइल मिला करके 100 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से क्ले सॉइल मिला करके हम वहाँ पर मिट्टी की पोरोसिटी को कम कर सकते हैं। अगर मिट्टी में बहुत ज़्यादा पोरोसिटी है तो उसमें क्ले मिलाने से या पत्थर मिलाने से उसमें पोरोसिटी थोड़ी घटती है। और ऑर्गेनिक मटेरियल अगर मिट्टी में डालें, ऑर्गेनिक मटेरियल को अगर मिट्टी में हम ज़्यादा डालें तो उससे भी उसकी होल्डिंग कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट को पकड़ के रखने की कैपेसिटी मिट्टी की बढ़ती है, मिट्टी की क्वालिटी में सुधार होता है। तो ये एक एक्सेसिव परमेबल अगर हो। इसके अलावा कभी कभी मिट्टी में हार्ड पैन हो जाता है, यानी कि मिट्टी के थोड़ा नीचे अगर देखेंगे तो एक कड़ी सतह बन जाती है, जो कि फर्टिलाइज़र वगैरह केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा देने से हार्ड पैन डेवलप हो जाता है। तो ख़ास करके रेड सॉइल में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वहाँ पर एल्युमिनियम के ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड, इनकी वजह से एक सीमेंटिंग एक्शन होता है जिसकी वजह से हार्ड पैन डेवलप हो जाता है। तो उसको तोड़ने के लिए या तो डीप प्लाविंग करते हैं, चिज़ल प्लाव से डीप प्लाविंग करते हैं। चिज़ल प्लाव एक तरह का प्लाव है जो कि मिट्टी को छील सकता है, तो वो हार्ड पैन को छील के उसको हटाता है। तो डीप प्लाविंग कर सकते हैं, या एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक्स या ऑर्गेनिक मैन्योर को अगर हम देते हैं तो उससे भी मिट्टी की सेहत में सुधार आता है। प्लाविंग, समर में प्लाव करके उस पैन को एक्सपोज कर देना, धूप में एक्सपोज कर देना, वो भी एक मेथड है जिससे जब उसके ऊपर धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो वो क्रैक होता है। और इसके अलावा कल्टीवेशन ऑफ डीप रूटेड क्रॉप्स, अगर वहाँ पे ऐसे क्रॉप लगाएं जिसकी की जड़ ज़्यादा नीचे तक जाती है, गहराई तक जाती है, तो वो भी पैन्स को तोड़ने में मदद करता है। तो हार्ड पैन को हम इस तरीके से हटा सकते हैं। कभी कभी मिट्टी में देखा जाता है कि सरफेस क्रस्टिंग हो जाता है, यानी कि हार्ड मास मिट्टी के ऊपर जमा हो जाता है, ऊपर की सतह जो है कड़ी हो जाती है, जिससे कि सीड जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा अगर होता है तो प्लाविंग एट ऑप्टिमम, जब मिट्टी में मॉइस्चर रहे उस टाइम में उस मिट्टी को ठीक तरीके से प्लाव करने से या एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स देने से ये क्रस्ट का प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो सकता है। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि सॉइल में सैलिनिटी ज़्यादा हो गई, ये पीएच जो है सलाइन हो गया, अराउंड 8.5 से नीचे जब रहता है तो उसको हम सलाइन बोलते हैं। तो एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट उसमें हो गया है, जो कि नॉर्मली इरिगेशन वाटर से आता है, और नीचे वाष्पीकरण के दौरान नीचे से जब पानी ऊपर आता है तो उसके साथ में सॉल्ट भी ऊपर आ जाता है, लेकिन पानी उड़ जाता है, सॉल्ट वहाँ पे रह जाता है। तो रूट जोन में खास करके सैलिनिटी, सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम सलाइन सॉइल बोलते हैं। तो कभी कभी उसको स्क्रैप करके निकाल देने से, यानी कि छील के निकाल देने से, या फ्लशिंग करने से, यानी कि पानी से फिर से उसमें इरिगेशन करने से पानी के साथ वो घुल के या लीचिंग होके माने बह के नीचे निकल जा सकता है। इसी तरह से एसिडिक सॉइल अगर होता है तो लीचिंग ऑफ बेस, यानी कि जो बेस होता है, जो क्षारीय तत्व होते हैं, वो पानी के साथ अगर बह के हाई रेनफॉल में निकल गए तो एसिडिक तत्व बच जाते हैं, उससे भी मिट्टी में एसिड की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो या ऐसे पेरेंट मटेरियल से सॉइल बन रहा है जहाँ पर एसिडिक मटेरियल ज़्यादा है, जैसे ग्रेनाइट है, तो ऐसे पत्थर से अगर मिट्टी का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ भी
या सैंडस्टोन, तो वहाँ भी एसिडिक फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है। तो अगर एसिडिक सॉइल ज़्यादा है तो उसमें लाइमिंग या चूने का एप्लीकेशन करते हैं, जिससे कि उसकी एसिडिक प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। सोडिक सॉइल जिसको हम बोलते हैं कि 8.5 से ज़्यादा pH अगर हो गया है तो उसको सोडिक या एल्कली सॉइल बोला जाता है। तो ऐसा अगर हो जाता है तो उसमें जिप्सम का एप्लीकेशन करने से या क्रॉप रेसिड्यूज़ यानी कि जो फसल के हिस्से जो रह जाते हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल के एप्लीकेशन होने से या ग्रीन मैन्योरिंग करने से, ग्रीन मैन्योरिंग मतलब ऐसे फसल लगाने से जो कि मिट्टी थोड़ा ग्रो होने के बाद उसको मिट्टी में फिर से दबा दिया जाता है, तो उससे भी ऐसे सॉइल में एसिड एल्कलिनिटी या सोडिक की प्रॉब्लम जो है वो दूर होती है। या प्रोवाइड सरफेस या सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम अगर उसमें हम करें तो कुछ जो है कभी कभी पानी के साथ बह के भी निकल जाता है। तो ये सब मेथड करने से ये प्रॉब्लम जो है मिट्टी का वो ठीक हो सकता है। अगर हम इंडिया के अलग अलग सॉइल की बात करें तो इंडिया में नॉर्मली ये एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और लैटराइट सॉइल, ये 3-4 प्रकार के सॉइल इंडिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका इसमें एलुवियल सॉइल की बात करें तो इसमें सैंड, लोम और क्ले की मात्रा लगभग बराबर होती है, तो ये मिट्टी अच्छी होती है। इसका कलर जो है नॉर्मली थोड़ा भूरा रंग का होता है, ऐश ग्रे कलर का होता है। इसमें नॉर्मली पोटाश और लाइम की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, पर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। अगर इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस दिया जाए तो ये मिट्टी, इसमें फसल जो है बहुत अच्छा होता है। तो इसमें नॉर्मली जो है गेहूं, चावल, मक्का, ये शुगर केन है, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स, लेगुमिनस क्रॉप्स, ये सब इसमें अच्छे ग्रो हो सकते हैं क्योंकि मिट्टी थोड़ी भुरभुरी किस्म की होती है। तो इसमें इनका जड़ वगैरह का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। तो इसमें हम एक्सटर्नली अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस और इनका सप्लाई करें तो इसमें ये फसल बहुत अच्छी तरीके से उगाया जा सकता है। ये मिट्टी नॉर्मली बाढ़ के द्वारा बहे हुई जो पानी के साथ बह के आके जो नदी के किनारे जमा होती है, ये उस तरह की मिट्टी होती है। तो इसको एलुवियल सॉइल बोला जाता है। तो ये नॉर्मली गंगा का जो बेल्ट है ऊपर, अगर उत्तर प्रदेश, बिहार वाला एरिया हम देखेंगे तो वहाँ पे इस तरह की मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। जो ब्लैक सॉइल होता है, जैसा कि इसका रंग बोलता है कि काला टाइप का होता है, इसमें क्ले की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका कलर नॉर्मली ब्लैक होता है। तो इसमें मिनरल्स, क्ले के जो कण हैं उनमें मिनरल्स को, तत्वों को पकड़ के रखने की क्षमता होती है। तो ये नॉर्मली मिनरल्स रिच होते हैं और इन फर्टिलिटी के लिए ये जाने जाते हैं। तो ख़ास करके ये हम मध्य भारत वाला जो क्षेत्र है, मध्य भारत वाले क्षेत्र में ये ब्लैक सॉइल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है क्योंकि इसमें कॉटन की मात्रा ज़्यादा, कॉटन इसमें ज़्यादा अच्छा ग्रो होता है। तो इसमें हम जैसा देखते हैं कॉटन, पल्सेस, लिनसीड, टोबैको, शुगर केन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब इसमें अच्छा ग्रो हम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मिट्टी ऐसी होती है जिसमें रेड या येलो कलर का इसमें होता है। तो रेड और येलो जहाँ होगा वहाँ पे सैंड की मात्रा ज़्यादा होगी, और इसका रेडिश कलर अगर है तो उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है तो थोड़ा रेडिश कलर उसमें आता है। तो इसमें नॉर्मली ये न्यूट्रिएंट इसमें बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है, न्यूट्रिएंट्स नॉर्मली पुअर होते हैं इसमें। और इरिगेशन अगर अवेलेबल है, पानी की मात्रा, अगर पानी की अवेलेबिलिटी है तो हम इसमें ये सब क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें बाहर से न्यूट्रिशन देना है और अगर पानी अवेलेबल है तो फिर यहाँ पे ये सब हम ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा एक लैटराइट सॉइल होता है जो कि रेडिश ब्राउन टाइप का होता है। तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा कम होती है, पुअर होती है ऑर्गेनिक मैटर की इसमें मात्रा, नाइट्रोजन, फास्फोरस भी कम होता है इसमें। ये जो है कैशू नट और टी वगैरह इस तरह के लिए ये मिट्टी जो है ये सूटेबल होती है। तो लैटराइट सॉइल में इस तरह के क्रॉप्स ज़्यादा अच्छी तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये इंडिया में पाए जाने वाले कुछ सॉइल्स हैं और उसमें जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसके बारे में। ये जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे हालांकि ठीक से आया नहीं है यहाँ पे, तो ये एलुवियल सॉइल, जैसा कि मैंने बताया कि ये वाला जो एरिया है ये एलुवियल सॉइल यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, जो कि नदी के गंगा का जो बेल्ट है वहाँ पे एलुवियल सॉइल ज़्यादा होता है। ये रेड या येलो सॉइल जो है ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस एरिया में ये ज़्यादा पाया जाता है।
और ये मध्य प्रदेश वाला, महाराष्ट्र वाला एरिया जो है, यहाँ पे आपको कॉटन सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल ये ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे इस मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये मेनली अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो रेड सॉइल, यहाँ पे रेड और येलो सॉइल जिसको बोलते हैं, वो उसकी मात्रा जो है यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये एक इंडिया का सॉइल मैप है, जो मेजर सॉइल इंडिया में पाया जाता है उसके बारे में है। और फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेन सॉइल जिसको बोलते हैं, एक सिर्फ फॉरेस्ट एरिया में ही पाया जाता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा यानी कि कार्बनिक ऑर्गेनिक तत्वों की मात्रा इस सॉइल में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स, उनका डेड बॉडी उसमें अंदर सड़ता रहता है और उनसे ऑर्गेनिक तत्व जो है मिट्टी में जाते रहते हैं। तो इसलिए फॉरेस्ट सॉइल जो है उसमें नॉर्मली ऑर्गेनिक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ये एक इंडिया का सॉइल मैप है, जहाँ पे आपको आइडिया मिलेगा कि किस जगह पे किस तरह का सॉइल है।